बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, मैं हुसैन लियाकत। खुशामदीद, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सुबह की सोच। आज है वर्ल्ड पोलियो डे। हम बात कर रहे हैं पोलियो से बचाव की, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर पोलियो की बात की जाए तो पोलियो ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में भी बढ़ता चला जा रहा है। और पोलियो की अगर बात की जाए तो पोलियो एक ऐसा वायरस है जो कि ट्रांसफरेबल है। पोलियो अगर आपको है तो मुझे ट्रांसफ़र हो सकता है, और मेनली ये बच्चों में होता है। और बच्चों में आप जब उनको कतरे पिलाएंगे तो डेफिनेटली इस पोलियो में कमी आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे माशरे में निमरा ये है कि पोलियो के हवाले से बहुत सारी ऐसी खराफात हमने फैला दी हैं कि ये पोलियो इस तरह की चीज़ है कि ये बच्चों में नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं कतरे पिलाने चाहिए, और अजीब व गरीब सी खराफात है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 5 साल तक अपने बच्चों को पोलियो पिलाना है। और एक और चीज़, अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई बच्चा है जिसको आप पोलियो पिला देते हैं और वो 5 साल तक पोलियो पीता है, तो आपके पड़ोस वालों ने अगर अपने बच्चे को पोलियो नहीं पिलाया तो उसका इफेक्ट भी उसको हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी होता है। आज का दिन जो वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बल्कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात ही इसलिए की है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल सके हमारे यहाँ, क्योंकि आई थिंक सो कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट अ गवर्नमेंट इज़ डूइंग। तो वो जब पोलियो की कोई टीम हमारे गेट्स पे आती है तो हमारे यहाँ ख़वातीन बड़ा, क्योंकि अमूमन ख़वातीन घर पे होती हैं, तो वो उनको ऐसे धुतकार देंगी, ज़रा आगे पीछे कर देंगी कि जैसे वो पता नहीं किस कुछ मांगने के लिए आ गई हैं। तो जब आपके घर के आगे पोलियो की टीम आए, पोलियो के वर्कर्स आए, तो प्लीज़ उनको अच्छे तरीके से केटर करें और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, वरना वो उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 28 से 30 नवंबर तक पोलियो की मुहिम का आगाज़ होगा। और पोलियो जो वर्कर्स हैं उनको हमारी तरफ से सलाम है। वो इतनी एफर्ट के साथ ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में जाते हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं। जिस तरह आपने कहा ना, बातें भी सुनाई जाती हैं उनको। लेकिन डेफिनेटली ये उनकी हिम्मत है, उनके हौसले को सलाम देना चाहिए। और आज हम एक इरादा करेंगे, आज हम ये ऐद करेंगे कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। बिल्कुल, ये आज हमें ऐद निभाना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। आज हम लोग भी अहद कर रहे हैं कि हमारे जो अपने बच्चे हैं या अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं, आस पड़ोस में किसी के बच्चे हैं, या फिर आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी ये हमारे साथ अहद करें कि पोलियो की टीम जब आपके घरों के आगे आए तो ज़रूर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो माजूरी से बच सकें। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया? बिल्कुल, आगे चलें, ये तो एक अच्छा पैगाम हमने आज आपको दे दिया। अभी आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं एक स्टोरी रावलपिंडी से, जहाँ पे पंजाब पुलिस की जो ऑफिसर है बिनिश फातिमा, उन्होंने बैनुल-अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। बिनिश फातिमा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी कि IACP की जानिब से 2024 के अवार्ड से उनको नवाजा गया। और अवार्ड जो है वो बॉस्टन में सदर IACP की जानिब से जो है वो पेश किया गया है, जहाँ पे बिनिश फातिमा को दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र जो उनकी एज है ना, मतलब वो अंडर 40 है, तो उसमें बेहतरीन ऑफिसर्स में उनका नाम आया और उनका नाम इसमें शामिल था। और बिनिश फातिमा को रावलपिंडी की पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर होने का भी एजाज़ हासिल है। बिल्कुल ऐसे है निमरा, आपने जिस तरह ये खबर शेयर की है तो बिनिश हमारे साथ आ चुकी हैं। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था जब ये रावलपिंडी की पहली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बनी थी। इनसे बात करके बहुत खुशी, और इनके जो प्लान्स थे वो डेफिनेटली अगर इंप्लीमेंट हो गए तो पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम बेहतर हो सकता है, स्पेशली रावलपिंडी की ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। रावलपिंडी वालों को, पाकिस्तान वालों को और पूरे इस हमारी जो खित्ता है इसको मुबारक हो कि वो मेरा ख्याल है पूरे खित्ते के लिए भी प्राउड हैं कि इंटरनेशनल जाके उन्होंने बिल्कुल वी टेक सो मच प्राइड इन है। और वो पाकिस्तान के रावलपिंडी की पहली CTO हैं फीमेल, उनको कुछ मुबारकबाद भी देते हैं, हम उनके लिए बड़ा खुश हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमें केयर करनी चाहिए। वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने, हरासानी के वाकयात में मुलविस अफराद और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। अब आपने सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो उसके पीछे आपके पास कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, तो वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक की सज़ा
और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। 11 बाद ये पूरे इख्तियारात के साथ फाल हुई है ये NCCIA और इस NCCIA साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो इसके हवाले से इसकी जो खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून भी बना दिए गए और आलमी इदारों से राब्ते की मजाज भी ये हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से आते हैं, यहाँ पे कोई आप ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई ऐसी खबर फैला देते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के किसी इदारे के खिलाफ है, नहीं फेसबुक से नहीं, वो कह रहे हैं कि आलमी इदारों से, मतलब आप आलमी इदारों से कांटेक्ट करके, इंटरपोल से कांटेक्ट करके उनको बताएंगे फलां शख्स आपके मुल्क में खड़ा है, ये हमारा कानून है, इसके मुताबिक इसने ये गलत किया है, साइबर क्राइम किया, तो इसको वापस बुलाया जाए। हाँ, मैं वैसे वो बात कर रही हूँ कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों की धुलाई होने लगी है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई भी एंटायर स्टेट बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बेशक ये कवानीन ना मौजूद हों, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इदारे हमारे, तो हम लोगों को खुद ही परहेज़ करनी चाहिए इस तरह की कोई चीज़ जिससे हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नासा की कुछ बात करते हैं। नासा की एक मून मिशन चैलेंज को हल करने के लिए 80 करोड़ का नकद इनाम की पेशकश हुई है। ये खलाई एजेंसी जो है वो उन्होंने लूनर रिसाइकल चैलेंज का ऐलान किया है, लूनर इट मस्ट बी, और ये लूनर रिसाइकल चैलेंज है उसका इन्होंने ऐलान किया है, जो कि एक आलमी मुकाबला है जिसका कुल इनामी पोल जो है वो 80 करोड़, यानी कि आप कह सकते हैं कि $3 मिलियन इसका इनाम है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और नासा ऐसे अफराद या फिर टीम्स की तलाश कर रहा है जो कि चांद के सख्त माहौल में जो इस्तेमाल के लिए अमली हल, यानी कि मतलब कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जो कि पैकेजिंग या फिर उसके अलावा मतलब जो मलबा, हाँ जी, फूड वेस्ट हो गया या फिर दीगर मलबा जो है वो खलाबाज जैसे मवाद जो है वो रिसाइकल कर सकें इसको। और जो चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं वो अपनी तजावीज़ नासा को जमा करवा सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो इंदराजात हैं उनके पास जीतने का मौका भी होगा। और उसका इनाम भी देखें 80 करोड़, यानी कि मतलब बहुत बड़ी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए आपको पाकिस्तानी मिलेगा। मतलब अगर आप लूनर रिसाइकल करने के कोई तजावीज़ हैं आपके पास, आप वो नासा को भेज सकते हैं, कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं और 80 करोड़ आप जीत सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको, मुझे और हमारी टीम को इस पे काम करना चाहिए, है ना? कुछ सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से रिसाइकलिंग हो सकती है वहाँ पे, और जो वेस्ट है उस सबको किस तरह रिसाइकल। बिल्कुल ऐसे ही। और इस खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो बेसिकली वो चांद में, जिस तरह हम चांद में तो जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तानी भी खिलाबाज वहाँ पे गए, लेकिन चांद में अब जिंदगी की तलाश को मुमकिन बनाया जा रहा है और वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे पास इस तरह की सजेशंस आ जाएं कि हम उस तरफ चले जाएं जहाँ पे हम चांद में जाके रह सकें, वहाँ पे खा पी सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। अब डेफिनेटली देखते हैं कि आगे क्या होता है। आइए जी आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलवाते हैं 8 साला अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर से जिनका नाम है जिमी। अच्छा, इनकी एक बड़ी शानदार दरियाफ्त है और इनका ताल्लुक बरतानिया से है, जिन्होंने गुलाबी टिड्डी, जिसको ग्रास ऊपर कहते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर सैर तारी करने वाली एक वीडियो जारी की। और एक इंस्टाग्राम वीडियो में ये देखिए कितनी खूबसूरत है, जिमी ने जोश और खरोश के साथ अपनी फाइंडिंग्स को शेयर किया और बताया कि सिर्फ 1% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस कुदरत का सामना कर सकते हैं। और वो बताती हैं कि टिड्डी की हैरत अंगेज़ गुलाबी रंगत एक जीनियाती तब्दीली की वजह से है, जिसकी वजह से टिड्डी में गुलाबी रंगत ज़्यादा और काला रंग कम है और बहुत ही प्यारी लग रही है। निम्रा, अगर आप इसको देखेंगे ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही है। और ये मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट भी लिखा ना साथ, वो किसी ने वो पिंक में ही लिखा है, बहुत प्यारी लग रही है। वैसे ग्रीन कलर की तो मैंने देखी है, मैंने पिंक कलर की नहीं देखी कभी। वो वही कह रहे हैं ना, ये 1% लोगों ने देखा है, 1% हम तो 99% में ना। हाँ, हमने तो ग्रीन देखी है, पिंक नहीं देखी। वो 1% लकी लोग कहाँ पे है? एक तो ये जिमी है जो फोटोग्राफर है, इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल है, प्लीज हमें भी शामिल कर लें। आप एक और जज्बा देखिए कि 8 साल की लड़की को ये भी पता है कि 1% लोगों ने देखा है, और रिसर्च भी किया। शी इज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। हाँ, 8 इयर्स ओल्ड, और उसने रिसर्च भी किया उस पर। अच्छा, खैर अमेरिका लिए चलते हैं अब आपको। अमेरिका में विलियम शेक्सपियर की एक किताब लाइफ ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ, जिसे एक शहरी ने 1 सदी पहले पढ़ने के लिए लिया था, किताब को 101 साल बाद न्यू जर्सी की लाइब्रेरी को वापस किया गया है। 101 साल के बाद एक बुक वापस आ रही है। और सिंथिया नामी ये खातून है जिन्होंने इस किताब को इसकी जो मुतवफ़ी है उनके पास मौजूद सामान की छांटी के दौरान वो तलाश किया और दरियाफ्त किया कि किताब को 1923 में लाइब्रेरी से लिया गया था। पीटरसन पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने इस शोबे में काम करने के 20 सालों में पहली बार इस तरह के वाक़े का सामना किया। वो बता रहे हैं कि वो 20 साल में पहली बार ऐसा कोई वाक़या हुआ कि 101 साल के बाद कोई किताब वापस आई है। वो दादी ने लाई थी, पोती ने वापस उनको लौटाई है। और अगर ये काम पाकिस्तान में होता तो
पोती ने पोती अनफॉर्चुनेटली ने कर भी रही है अपनी पोती के लिए रख देनी थी। नहीं, उसे या तो अपनी पोती के लिए रख देनी थी या फिर उसको वो दे देना था रद्दी वाले को, और वो ऑक्शन कर देना था या रद्दी वाले को दे देना था। ऑक्शन तो वैसे ही कोई जो बड़ा शख्स हो ना, जिसको ऑक्शन की पता हो यार कि 101 साल पुरानी, वो करेगा। हमारे जैसा कोई होता तो कहता है रद्दी वही 10 रद्दी वाले यार, ये 10 रुपए रुपए में वापस कहेगा ले भाई वैसे जाओ, या पढ़िए फिर ले उसके जाओ ऊपर आप। पकोड़े समोसे बिक रहे होते। पाकिस्तान में यही हो रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। अब आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका के बाद टेक्नोलॉजी की भी याद आती है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है और टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जो कि हैरान कर रही हैं। और अब मैं आपको जो तब्दीली बताने लगा हूँ वो सूरज की तवनाई से चलने वाली फ़ोन स्क्रीन्स की है, जो कि बराह रास्त डिवाइसेस को चार्ज कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी की जो तहकीक है, ये जनूबी कोरिया की ओलसान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कामयाबी से शफाफ शमसी सेल तैयार किए हैं, जिन में मोबाइल डिवाइसेस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, यहाँ तक कि इमारतों की शीशे की भी सतहों पर लगाए जा सकते हैं, जहाँ से वो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करेंगे। और इस डिज़ाइन में नज़र आने वाली जितनी भी आपको चीज़ें होंगी वो धाती तारों, केबल्स या फिर बिजली के सॉकेट की ज़रूरत को ख़त्म कर देंगी, और जिसकी वजह से आप बआसानी सीमलेस मॉड्यूलेशन के तहत आप ये बिजली हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको निम्रा एक और बात बताऊं कि आप अगर सिर्फ चाइना की बात कर लें तो चाइना में आज आप हमारे घरों में देखेंगे ना तो ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। हाँ। चाइना में उन्होंने ये कर दिया कि आपकी दीवारों के ऊपर सिर्फ एक पेपर लगता है, वो पूरे के पूरे घर की दीवार के ऊपर, छतों के ऊपर पेपर लगे होते हैं और वो पेपर से बिजली बना रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी में अभी शायद हम सोलर की तरफ नहीं गए, लेकिन लोग उस तरफ उससे भी आगे चले गए, लोग Exactly. उससे भी बहुत आगे चले गए। हम तो सोलर से भी हमारे कुछ ही फीसद जो अफराद हैं, 1 से 3% लोग जो कि मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी हुकूमत उस पर भी मज़ीद टैक्स लगा रही है ताकि जो बेचारे 2-4% हैं वो भी पीछे हट जाएं। खैर, आपको अब अमेरिका के बाद लिए चलते हैं जी सऊदी अरब। सऊदी एक कपल है हसनैन, उनका नाम हसन अबू औला, आई थिंक सो ऐसे ही इनका नाम लिया जाता है, और यास्मीन दफ्तरदार। नाम भी इनके बड़े भारी हैं, जितने इनके भारी भरकम नाम है, इनका कारनामा भी इतना भारी भरकम है। इन्होंने किया ये हसनैन कि इन्होंने अपनी मोहब्बत का जश्न एक बड़े ही यूनिक स्टाइल में मनाया है। मतलब इस तरह की सेलिब्रेशन कभी कभी कहीं देखने को मिलती है, ये बहुत अंबानी साहब यूनिक ने है। भी नहीं की अपनी शादी में। इन्होंने किया ये कि भाई अगर आप दिखा दें कि उन्होंने किया ये कि शानदार सुर्ख समंदर में ज़ेर आब तकरीब में शादी की इन्होंने। ये बड़ी यूनिक शादी जो है वो सऊदी डाइवर्स के ज़ेर इंतज़ाम थी, जिसकी क़यादत उनके जो कैप्टन है फैसल, इनका नाम है फिलिबान आई गेस सो, इन्होंने की है, जिन्होंने जोड़े के लिए डाइविंग का सामान भी फराहम किया और तमाम तर जो वहाँ पे इंतज़ामात थे वो तकरीब का एहतमाम किया गया। उसमें मज़े की बात यह है कि जो गोताखोर कुछ साथी हैं वो भी इस कपल के साथ ही शामिल थे। So I think so I would, मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े ऊपर चले गए। लेकिन इस शादी में और शामिल हो भी नहीं सकता था। जिस तरह आप दूल्हा और दुल्हन को देख रहे हैं, उनके साथ गोताखोर ही शामिल हो सकते थे। वैसे दुनिया में इस तरह की शादियां से पहले हुई हैं, लेकिन सऊदिया क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वहाँ पे ये पहली शादी है और ये जद्दा के समुंदर में हुई है। और जद्दा आपको पता है मक्का से बड़ा करीब है, और इस तरह की चीज़ें हुई। और जिस तरह आप कह रही थी शादी में कोई और रिश्तेदार क्यों नहीं गया, गोताखोर ही जा सकते थे। गोताखोर ही जा सकते थे यहाँ पे। अगर कोई वेन्यू इस तरह गया ना कि यहाँ पे सिर्फ गोताखोर जा सकते थे। कोई रिश्तेदार जाता तो फिर मामलात गड़बड़ हो सकते थे। हाँ, नहीं, उन्होंने वेडिंग हॉल नहीं बुक किया ना, वो समंदर के नीचे चले गए। मतलब लोगों को आइडियाज कहाँ से आते इतने मुनफरिद। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। सऊदीया के बाद हम थोड़ा सा अफ्रीका की जाने जाते हैं। अफ्रीका की खबर बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। काफ़ी पुरानी स्टोरी है, मतलब पुरानी है लेकिन आजकल डिस्कस हो रही है। हाँ, तारीख की स्टोरी है। मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले जो दौलत का अंबार था वो अफ्रीकन्स के पास था। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आई, ठीक है। फिर ये तमाम तर चीज़ें गई हैं यूरोप में या फिर वेस्ट वाली साइड पे, और अब ये तमाम तर चीज़ें जा रही हैं चाइना वाली साइड पे या रशिया वाली साइड पे। और ये कुरान करीम का जी, कुरान करीम ने भी हमें बताया है कि हाम, साम और याफिस की औलाद इस दुनिया में रहेगी। हाम की औलाद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं सारे, साम की औलाद वो है जो यूरोपियन बाशिंदे हैं, और फिर याफिस की औलाद ये है जो इधर बसती है चाइना में और रशिया में। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसी में दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन शख्स है ना, वो मनसा मूसा, जिनका ताल्लुक अफ्रीका से था, उनको समझा जाता है। और इनकी मौत के वक्त, उस वक्त ये 14वीं सदी की बात कर रहा हूँ, इनकी जो दौलत है वो 400 अरब डॉलर तक थी। और ये 14वीं सदी के मगरबी हुक्मरान थे। इतनी दौलत के साथ साथ ये आजकल के हुक्मरानों की तरह नहीं थे, बड़े फराग दिल हुक्मरान थे। और इनकी मईशत को, इन्होंने मुल्क की मईशत को मुतासिर किया अपनी फराग दिली से। और मूसा की दौलत के बारे में रिपोर्टें इतनी हैरत कुन हैं कि ये समझना तकरीबन नामुमकिन है
कि वो वाकई कितने अमीर और ताकतवर हुए होंगे उस ज़माने में। इतनी शानदार दौलत थी उनकी, और उस वक्त फैली जब, और ये खबर कब फैली, जब वो वहाँ से गए हज के सफ़र पे मक्का। अच्छा। और उनका जो काफिला था वो गुजरा, फिर उन्होंने उनका रहन सहन देखा, तो उसके बाद उनको पता चला कि अफ्रीका में एक शख्स ऐसा भी है जिसके पास इतनी ज़्यादा दौलत है। तो आजकल जो दौलत होती है वो एकदम शो हो जाती है, लेकिन उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, ना कोई जहाज़ थे, ना आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो सकते थे। एग्जैक्टली, ना कोई शो ऑफ करता था। तो दौलत का अंदाज़ा इसी तरह होता था कि जब कोई आपका काफिला गुजर रहा होता था तो लोग उस दौलत का अंदाज़ा लगाते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ जो हसनैन ने शेयर की, और आई थिंक सो कि हमारी आज की यही शॉर्ट स्टोरीज भी थी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आज के लिए इतनी थी। कल आपके साथ मजीद शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम असातिज़ा की कमी अवार्ड कराची में, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस पर बात होती है। वेलकम बैक एवरीबडी, सुबह की सोच में खुश आमदीद। अच्छा, हसनैन, कराची की आपको पता है हम बार बार कुछ ना कुछ स्टोरी ज़रूर कवर कर रहे होते हैं और वहाँ पे ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम से मुतालिक बड़े मसाइल नज़र आते हैं। आज एक और स्टोरी है हमारे पास, वो ये कि जो इस वक्त पेरेंट्स हैं कराची में ख़ास तौर पे, बड़े ही वो परेशान है, और इवन वो इस पॉइंट पे पहुंच के जहाँ पे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, जो कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। अब वो प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट होने की वजह ये है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स ही नहीं आ रहे हैं। या तो घोस्ट टीचर्स हैं, या तो वो मुसलसल लगातार छुट्टियां कर रहे हैं, और उनकी छुट्टियों की कोई समझ नहीं आ रही कि ये कराची के सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें इस टाइम टीचर्स की कमी क्यों हो रही है, क्यों उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, क्यों कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा हुकूमत का, और कौन इस करप्ट काम में मुलव्वस है। इस पर बात करने के लिए हमारी रिपोर्टर सबसे पहले हमें रिपोर्ट करेंगी आबदा खान। आबदा, अस्सलाम वालेकुम। आबदा, सबसे पहले तो प्लीज़ हमें जो तफसीलात हैं उनसे आगाह करें कि ये कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स ऐसे हैं, या क्या क्या नंबर सामने आए हैं इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये एक जो है इंकशाफ आया है कि कराची जो है वो से गैर हाजिर पाए गए हैं, और इस हवाले से जो है सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट भी पेश कर दी है। सेक्रेटरी तालीम ने तमाम डीओस और तारीख को गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का जो है वो हुक्म भी जारी किया है। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए कराची के सरकारी स्कूलों के हवाले से, तो वहां से पूरे 48 असातिज़ा जो है वो पाए गए हैं, और डीजी स्क्रूटनी कमेटी ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट भी इस हवाले से पेश कर दी है। अगर दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो भी गैर हाजिर पाए गए हैं। सेक्रेटरी तालीम ने तमाम डीओस तालीम को गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का भी हुक्म जारी कर दिया है। और इसके अलावा एक और भी जो खबर है सामने आई है कि कई असातिज़ा जो है वो छुट्टियों पर बैरून मुल्क गए हुए हैं और मुसलसल गैर हाजिर हैं, और इसके अलावा जो है वो आराम से अपनी सैलरीज भी वसूल करने में मसरूफ है। तो आपदा, ये पता लगाया आपने कि ये क्यों इतनी ज्यादा गफलत हो रही है, असातिज़ा क्यों इतने ज्यादा कम है? ये देखिए, ये जो सिलसिला है ये हमेशा से है, ये हमेशा इस तरह की चेकिंग भी होती है, रिपोर्ट्स भी बनती हैं, इस तरह के इंकशाफात भी होते हैं, और इस तरह के खत भी अरसाल किए जाते हैं। इनकी सैलरीज के भी मसले होते हैं कि रोक दी जाए, लेकिन ये जो मामलात हैं यहीं पे दब जाते हैं। दोबारा फिर इसी तरह की इंक्वायरीज होती हैं, इसी तरह की रिपोर्ट्स बनती है, ये सिलसिला जो है चलता ही आ रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आबदा। इसी के साथ हमारे साथ अनीसुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अनीस साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा एक हसास मामला है कराची के हवाले से, जहाँ पे टीचर्स ही मौजूद नहीं होते स्कूल्स में। ये कब से हो रहा है और किसकी गफलत आप समझते ही है? जी जनाब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने बर्निंग इशू के ऊपर मेरे ख्यालात मालूम करना चाहे। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये रही है कि हम माजी के अंदर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जितने आप जिन घोस्ट टीचर्स की बात कर रहे हैं, कराची के असातिज़ा जो हैं वो बड़ी मेहनत से लगन के साथ गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो
अपॉइंटमेंट हुए हैं सियासी बुनियादों पर और उन लोगों ने माहौल को ख़राब किया है। जब वो सियासी बुनियाद पे अपॉइंट किए जाते हैं तो ना उनकी एबिलिटी देखी जाती है, ना उनकी सलाहियत देखी जाती है, ना डिग्री चेक की जाती है, क्योंकि वो सियासी बुनियादों पर आते हैं। तो ऐसे असातिज़ा को शेल्टर मिली हुई होती है और वो हेड मास्टर या डायरेक्टर या सेक्रेटरी के अहकामात को भी फॉलो नहीं करते हैं और वही लोग हैं जो घोस्ट टीचर हैं। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन ने सर्वे किया है तो कराची, वैसे तो कराची के अंदर कमोपेश 1.5 लाख असातिज़ा हैं जो कि गवर्नमेंट के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाज़िम तालीमात कॉलेजेस वगैरह के मिलाकर, लेकिन इनमें जो वो असातिज़ा जो कि सियासी बुनियादों पर आए हैं वो ही क्या नाम है स्कूलों के अंदर ना रूल्स को फॉलो करते हैं और ना अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट के टीचर्स अगर पढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं तो इस बार हमारी दिल्ली स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिल्ली करीमाबाद उसने फर्स्ट पोजीशन बोर्ड ऑफिस में ली है। अगर हमारे असातिज़ा पढ़ाने वाले ना होते तो ये बच्चा किसी सूरत में 28 साल में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि फिर भी वो असातिज़ा जो कि घोस्ट टीचर कहलाते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो टीचर हैं जो कि बुनियादी तौर पर टीचर ही नहीं है, जो आए हैं और सिवाय इसके कि वो पैसा कमाएं और चले जाएं। और अफसोस का मुकाम तो यह है कि वो घोस्ट टीचर हैं जो कि कराची में अपॉइंट तो हुए हैं और वो अपने अपने शहरों में इलाकों में ताल्लुकों में चले जाते हैं और सिवाय 1 आध दिन 2 दिन के लिए आते हैं। तो मैं तो सेक्रेटरी साहब इसका जिम्मेदार कौन है सर, ये तो बताएं ना जी। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं, हमारा महकमा तालीम है। महकमा तालीम में इस वक्त जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो भी क्या नाम है अफसरान जो आ रहे हैं उनमें भी अहलियत नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं है, वो पैसे दे के तो आ रहे हैं। सर तो आपके बतौर सर आपके एसोसिएशन के बतौर प्रेसिडेंट होने के आपके पास क्या इख्तियारात हैं और आप मतलब अपनी हैसियत में क्या कर सकते हैं इस मामले के लिए, या आपने क्या किया? देखिए हमने बहुत कुछ किया है और मेरी तंजीम जो है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन 1972 से असातिज़ा की हुकूक की जंग लड़ रही है और हमने सन 2011 के अंदर तालीम बचाओ एक्शन कमेटी असातिज़ा से मिलकर बनाई। हमने जो स्कूल कब्जा माफिया थी कब्जा कर रही थी उनसे बचाया, हमने टीचर्स के हुकूक के लिए भी जंग की। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जो हमारे करता धरता हैं, जो महकमा तालीम के बाअसर अफराद हैं, वो बज़ात खुद मुलव्वस हैं, वो सुनते नहीं हैं। अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो तंजीम सही मायनों में काम कर रही है उनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इन्होंने एक माफिया को अपने पास बैठा रखा है जो कि महकमा तालीम के अंदर गलत काम करती है, गलत काम कराती है। जो सही असातिज़ा के नुमाइंदे हैं वो तो ना वजीर तालीम बात करता है ना सेक्रेटरी एजुकेशन बात करता है, क्योंकि हम तो आईना दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि कराची का रहने वाला टीचर दिल से और मेहनत के साथ बच्चों को तालीम दे रहा है। वो इसलिए तालीम दे रहा है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो लोग अंदरूने सिंध से असातिज़ा आए हैं वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे हैं। अच्छा अली साहब मुझे ये बताइएगा, घोस्ट टीचर्स के हवाले से आपने बात की, तो घोस्ट टीचर्स के हवाले से आपने कभी सीएम से मुलाकात की एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन कि वो किसी तरह से इंटरवीन करें, या किसी मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से बात की आपने? देखिए पीर मौजूद हक साहब के ज़माने के अंदर मैंने बाकायदा पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट के अंदर, जो आज भी लगी है। 9000 घोस्ट टीचर कराची के अंदर अपॉइंट किए गए थे, पूरे सिंध में 30,000 टीचर अपॉइंट किए गए थे। आज तक वो चले आ रहे हैं और वही टीचर हैं जो कि घोस्ट टीचर हैं, जो अपनी नौकरियों को बचाने के लिए प्रेस क्लब के ऊपर मुजाहरा करते हैं और उन पर लाठीचार्ज होता है। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत आई, इससे पहले वो हुकूमत आई, उन्होंने उनको इसलिए बहाल करने की कोशिश की कि वो उनके वोटर और सपोर्टर हैं।
वो तो देखिए, जो आदमी पढ़ाने लिखाने वाला, ड्यूटी अंजाम देने वाला है, वो सियासतदानों की उसका सपोर्टर नहीं है। वो अपने पेशे के साथ मुंसलिक है और वो कभी नहीं चाहेगा कि वो उनसे कोई गलत काम लिया जाए। गलत काम करने वाले वो लोग हैं जो गलत बुनियादों पर, और हर शोबे के अंदर है, महकमा तालीम में नहीं है, दूसरे शोबों में भी है, लेकिन अक्सरियत महकमा तालीम की है। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन ने कम से कम 1,500 टीचर्स को नोटिस दिया है कि घोस्ट टीचर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उस नोटिस पे कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि अमल दरामद कराने के लिए जिन लोगों को सुपुर्द किया जाता है वो खुद घोस्ट टीचर की पुष्पनाही करते हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए अनीस साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू नहीं, ये कराची की सूरत हाल है जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है और हालात ये हो चुके हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल पर अपने बच्चों को भेजने के लिए। तो यहाँ पे इंतज़ामिया की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि महकमा तालीम को देखा जाए हसनैन और जांचा जाए कि क्या मसाइल हैं, क्यों हो रहा है ये सब। खैर, हम यहाँ पर शामिल करने लगे हैं जी, एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। कुछ अरसे में इंतहा की पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने में आई। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी, एक ऐसी शख्सियत की थी कि वो निस्बतन कम मुतनाज़े हो और जो हीलर हो और जो टीम बिल्डर हो। सरवरदा गिलानी और नवाज शरीफ के निकाले जाने का बदला लिया जा रहा है सारी अदलिया के साथ। भाई जिन्होंने निकाला था वो तो खुद जा चुके हैं। 20 और 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से 2 दिन हैं। ये वो हमला था जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा हमला समझा जाएगा। अदलिया को मलियामेट करने की कोशिश हुई है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिस पे बॉन्डेड तरीके से करवाई गई, नंबर्स इनके पूरे किए गए, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। जिस तरीके से लोगों को धौंस धांधली और जबर के जरिए खानदानों के खानदान जो है उन पे प्रेशर डाला गया, पाकिस्तान की अवाम के साथ कब तक ये फ्रॉड चल। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। आप भी वेलकम बैक कहने लगे। जी वेलकम बैक मैं कहने लगा था क्योंकि उमर अयूब साहब को सुन के ना मुझे थोड़ा सा हुआ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हमें कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रहा है। बनता है अभी, हाँ, टूट फूट की बहुत सी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन दीगर तमाम तर मामलात भी हैं। चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं, ही इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग रियली सून। सो आप कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ना कि चीफ जस्टिस शायद मानेंगे उदा या नहीं मानेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने सबसे मुबारकबादें भी वसूल की। इवन काजी साहब वहाँ पे जाके मिले, फिर दूसरी दफ़ा भी उन्होंने मुलाकात की। इसी तमाम तर इशू के ऊपर हम बात करेंगे आज, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ नहीं आया था, तो हमने कहा कि नून लीग के रहनुमा को बुलाया जाए। हमारे साथ नौजवान रहनुमा मौजूद हैं नून लीग के, राजा उसामा इशफाक सरवर साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजा साहब, 26वीं आईनी तरमीम, मैं सवाल नहीं करूँगा बल्कि उमर अयूब साहब ने आपसे सवाल किए हैं कि ये दांधली के ज़ोर पे हुआ, दोस्त के ज़ोर पे हुआ, लोगों को उठाया, उसके बाद ये जो है आईनी तरमीम पास हुई। इसके ऊपर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आपने किसी ज़ोर ज़बरदस्ती लाई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बड़ा मैं मशकूर हूँ, आप लोगों ने मुझे दावत दी। मेरा ख्याल है जी, अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं, उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे आ चुके हैं, कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। और बेस्ट बात ये है कि आपको पता है ये प्रोसीजर जो चला, ये तकरीबन 12 घंटे लग गए हमें करते करते। लेटर्स प्रिंट हो रहे थे, सेनेट से आना था, फिर नेशनल असेंबली में पेश होना था। तो मैं उनमें से 3 लोगों के साथ बैठा रहा जिनको ये कहते हैं वो इनके थे। ये अगर प्रूफ कर दे उनमें से एक भी इनकी वजह से इलेक्शन जीता हो, जिसको ये क्लेम करते हैं सबसे ज़्यादा केपी के यंग गाय, वो इज़ अ वेरी यंग बॉय, उससे मैं बड़ी देर बैठा रहा। उसके मुकाबले में इनका एक नवाब फैमिली का लड़का खड़ा हुआ था, जिसको उस लड़के ने इलेक्शन हराया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, पीटीआई के कैंडिडेट को, जिसको पीटीआई की सपोर्ट थी। इसका भाई शहीद हुआ हुआ था, रेहान ज़ेब जी, इसका भाई शहीद हुआ हुआ था। उसकी वजह से इसकी सिंपैथी बहुत थी लोगों की, बाजोड़ की।
सारे लोगों ने, ट्राइबल एरिया ने इसको सपोर्ट किया, बाजोड़ के लोगों ने, फैमिलीज़ ने, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी मुलाजिम बाजोड़ के हैं, तो उन्होंने कहा जी इसको सिंपैथी की वजह से बहुत वोट मिला और ये इसकी वजह से इलेक्शन जीता। और दूसरी बात, अगर ये बात करते हैं उमर अयूब साहब, इन्हीं के चीफ विप हमारे आके लाउंज में बैठे रहे, वो जो कैंडिडेट्स हमें वोट कर रहे थे उनसे बात करके गए, और जो उनकी गुफ्तगू थी, मैं चाहूँगा उमर अयूब साहब वो भी लोगों को बताएं कि वो किस अल्फाज में अपनी पार्टी को याद कर रहे थे और वो क्या कह रहे थे। वो बदज़हन इस वजह से हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं कि हम 13 साल से अपोजिशन कर रहे हैं, आज 8 महीने हो गए। केपी हुकूमत का एक प्रोजेक्ट प्लीज़ मुझे बता दें जो उन्हें डिलीवर किया। आज उनके अपने डिप्टी स्पीकर साहब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके अपने वज़ीर उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं क्या हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं बताने की। और जहाँ तक उमर अयूब साहब का ताल्लुक है, हमारे तो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर भी हैं हमारे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनने पिक्चर्स लहराई कि मैंने देख लिया, इंटेलिजेंस अदारों के वर्दी में लोग आगे। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल ऑफ योर मिस्टेक्स, प्लीज़ ग्रो अप, सियासत मैच्योरली करें। आपने अभी तक वो हमें प्रूव नहीं करके दिया। आपने कहा इंटेलिजेंस अदारों के लोग थे, हमने आपको चैलेंज किया था, प्लीज़ आप हमें दिखाएंगे और हम आपको प्रूफ करेंगे। अभी तक ये वो भी नहीं हमें प्रूफ कर सके। अच्छा उसामा, जो अपॉइंटमेंट हुई है जस्टिस याहिया अफरीदी की, पार्लिमानी कमेटी की मेजॉरिटी जो है उसको उनको सपोर्ट किया, और ऑब्वियसली आपकी जमात की मेजॉरिटी बनती है वो, तो किन ग्राउंड्स पे किया गया ये कमेटी बनी थी? क्योंकि जो तीनों मेंबरान है ना, जो जिनको नामजद किया गया था, उनकी पोर्टफोलियोज बहुत ही अमेजिंग है तीनों की, बल्कि ये आपकी जमात ही कह रही है। तो अगर वो मिलती जुलती हैं तो फिर किसी एक का नाम चूज करना, ऑब्वियसली कुछ ग्राउंड्स तो देखिए जी, इसमें मैं तो नहीं था जी, ये इसके लिए एक कमेटी स्पेशली तश्कील दी गई थी जिसमें उमर अयूब साहब वगैरह की तरफ से भी लोग हैं, हमारी तरफ से भी हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हैं, और कुछ सिविलियंस भी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ये देखें, इसीलिए ये प्रोसीजर शुरू किया गया है कि ये ना हो कि अगर हमारे भाई ने आना है तो मैं अपने ताल्लुकात इनसे ठीक कर लूँ। एटलीस्ट सबको ये पता हो कि ये ओपन एंड फेयर फैसला है, ठीक। क्योंकि आपकी जुडिशरी सिस्टम पे इस टाइम जितने क्वेश्चन थे, मेरा ख्याल है किसी इदारे पे नहीं थे। लेकिन अब ये नहीं होगा कि तमाम जजेस आपकी तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, हुकूमत नाराज हम अपने फैसलों में गवर्नमेंट के हक में फैसले दें, ताकि कल कोई ऐसा मसला आए तो पार्लिमानी कमेटी हमें सिलेक्ट करे। नहीं, मगर उसमें जुडिशरी के भी तो लोग होंगे, उसमें हमारे लोग भी होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होगी, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, तो सारे की मेजॉरिटी से फैसला होगा, और वो खाली फैसला हम नहीं कर सकते। वही उसामा जिसकी बात करें ना, वो तो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के लिए तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी उसामा। नहीं, मेजॉरिटी होगी, मगर मेजॉरिटी तब ही होगी ना जी जिस टाइम हम लोगों के फैसले कबूल किए जाएंगे। देखिए, आपका सुप्रीम पावर इज द असेंबली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप हर दिन उठते थे, कोई भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर सू मोटो हो जाता था। मुझे आज तक नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जुडिशरी जस्टिफाई नहीं कर सकी उन्हें क्यों डिस्क्वालीफाई किया। बेनजीर साहिबा का केस हो, भुट्टो साहब का केस हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस, यू कैन नॉट टेल द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गो होम, दिस इज नो वे। आज तक मैंने तो नहीं सुना, या आपने नहीं सुना, किसी जज को किसी ने कहा आप घर चले जाए। किसी और इदारे के चीफ को तो किसी ने नहीं कहा। उनको जजेस जरूर कहते रहे, जजेस के ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं रहा। आज प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है कि जजेस को जब कहा जा रहा है कि यू विल बी अकाउंटेबल, तो मेरा ख्याल है अगर आप सही काम करें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, अगर बात की जाए, अब ठीक है आईनी तरमीम आ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हमने देखा है कि हर पार्लिमानी कमेटी का भी वो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जिस जुडिशल कमीशन की आप बात करें वो कह रहे हैं हम वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन एजिटेशन की भी बात हो रही है। हमने अली अमीन गंडापुर को सुना है, वो कह रहे हैं कि हम एजिटेट करेंगे अगर इन्होंने सीनियर तरीन जज को ना लगाया तो। अच्छा, आपने देखा होगा जिस टाइम ये आईनी तरमीम आ रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन लोगों की डिमांड थी कि जी इसको 1 महीना डिले किया जाए। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमने कहा बिल्कुल 1 महीना डिले करें। इन सारी जमातों को बिठा के ये कन्विंस किया जा रहा था कि अगर ये तरमीम हम सारे इकट्ठे करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। मेरे ख्याल से आप भी एग्री करते हैं, सारे एग्री करते हैं। दे ऑल एग्रीड, दे हैड नथिंग अगेंस्ट इट। मगर मसला ये हुआ कि हाँ कैसे बोले, खड़े होके कह रहे हैं हमारी सारी शिकें मानी गई, जो हमने बातें कही इसमें ऐड की गई हैं। मगर ना कि इतनी आदत पड़ गई है
कि आप हर चीज़ में ना कह आपको देते हैं। मियां साहब मना कर दें, आप किसको हाँ कर सकते लेकिन वो तो नहीं, कह रहे थे ना मियां इनकार की उनको वजह मना पर्सन किया गया स्पेसिफिक ना है। बानी पीटीआई की जानिब नहीं, से। अगर किया गया तो वो भी गलत है। लीडर की बात उन्होंने मानी। देखिए, फिर आप पार्टी चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था आपको किसी और को। फिर आपको कहना चाहिए पार्टी चेयरमैन मैं ही हूँ अंदर अभी भी। फिर आप उनको आपने डमी रखा हुआ, इसका मतलब है आपको जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होंगे जी तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुझे आप बताएं ना, आपके सामने इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खड़े होकर, इन्हें कहा हमारी हर चीज़ मानी गई है मगर हम फिर भी वोट नहीं करेंगे। मतलब आप मुझे जस्टिफाई कर दें आपने फिर क्यों नहीं वोट किया। लेकिन उनके एतराज़ात थे ना कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनने कोई ऐसी बात नहीं की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन ये खड़े होकर इनने बात की उसमें इनने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, अगर उनको कोई याहिया साहब से पर्सनल प्रॉब्लम है दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं तारीख कैसे याद रखेगी जस्टिस काजी फायज़ ईसा को? तारीख को बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए। काजी फायज़ ईसा ने जितने बड़े बड़े फैसले किए हैं, हाउसिंग सोसाइटी एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है उसको ना असनैन साहब ना मेरे जैसे लोग सोच भी सकते थे हाथ डालने का। उनने उसको हाथ डाला, उनने पुराने केसेस खोले, लोगों को अकाउंटेबल किया। मेरा ख्याल है तारीख को उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहिए। लेकिन अभी तक फॉर एग्जांपल उनके जो सबसे बड़ा केस अगर एक बात कर लें मखसूस नशिस्तों वाला, अक्सरियती फैसला जो भी अमल दरामद तो नहीं हुआ। होना चाहिए, हम तो एग्री करते हैं उस चीज़ से भी, होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब अगर लेट सपोज बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसामा साहब वो कह रहे हैं कि हम अब वापस अदालत जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको आईनी बेंच की तरफ भेज देगा। ये बिल आपको टिकता हुआ नजर आ रहा है? लेट सपोज आईनी बेंच ही इसको ऊपर नीचे कर दे, कलअदम करा दे। माजी में इस तरह हुआ है? हमारा काम था एज अ पार्लियामेंटेरियन टू सपोर्ट समथिंग विच इज़ गुड, हमने उसको सपोर्ट किया। आगे ये अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये आईनी बेंच का फैसला है, हम उसका भी एहतराम करेंगे। ये हमारा काम है कि जो चीज़ ऑनरेबल कोर्ट का है या ऑनरेबल असेंबली का है, हमें उसको फॉलो करना है। एंड एज पाकिस्तानी हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वकीला की बड़ी शिकायत थी जब ये फैसला आया कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो हो चुका है फाइनलाइज, तो दे वर हैविंग सम इश्यूज विद दैट, तो वो मुल्कगीर तहरीक चलाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब रिएक्शन सामने आ चुका है बल्कि जस्टिस याहिया का कि ही इज़ गोइंग टू हैव इट, तो आपको लगता है कि वकीला अब तहरीक नहीं कर पाएंगे या कामयाब नहीं होंगे या वो तहरीक दब गई? देखिए, अगर वो समझते हैं हमारी तहरीक ठीक है तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, मगर अगर उनको कोई रीज़न नहीं समझ आ रही, हाँ, और तब भी तहरीक करना रीजन चाहते उनकी है ना कि सीनियरिटी, वो तो जस्टिस मंसूर के हक में बात कर रहे देखिए, सीनियरिटी तब तक थी जब तक एक असेंबली ने लॉ नहीं पास किया था। एग्जैक्टली। ठीक है। हमने एक अमेंडमेंट कर दी लॉ में, आप कोई नहीं होते इस पर जस्टिफाई करने वाले। अगर आपको प्रॉब्लम है आप सुप्रीम कोर्ट चले, हसनैन साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, उधर जजेस बैठे हैं, बेंच बैठा है, वो फैसला करेगा इस पर। आप काजी फायज़ ईसा साहब तो नहीं है फैसला करने के लिए, उन्हीं से आपको मेरे ख्याल इनको ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब नहीं है, पूरा बेंच है, आप जाएं उनसे फैसला लें। ठीक है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि उन्होंने कहा कि हम अब सोशल मीडिया के प्रेशर पे आके कोई भी तहरीक नहीं चलाएंगे, लेकिन गुस्से का भी इजहार करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालेंगे। तो वो क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हमने यही देखा है कि वो सोशल मीडिया डोमिनेटेड जमात है। ये तो आप मानिए कि सोशल मीडिया से कैंपेन स्टार्ट करते हैं, वहीं से उनकी कैंपेन का आगाज़ होता है, वहीं से उनको ज़्यादा फॉलोअर मिलते हैं। लेकिन अब वो सोशल मीडिया के ऊपर भी लगे हुए हैं कि हम उनके कहने पर फैसले नहीं करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया में डोमिनेंस उनकी ज़रूर है, ये बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस आती है लोगों को ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो अपने वर्कर्स हैं वो तंग आ चुके हैं जी, रोज़ एहतजाज, कोई रीज़न हो ना हो तो एहतजाज हो रहा होता है। मतलब कि जो इनने आखिरी कॉल दी एहतजाज की, दैट वाज, मतलब आपके कितने डिफरेंट मुल्कों के सदर, वज़ीर आज़म इधर थे, डेलीगेशंस आए हुए थे, मतलब उसमें क्या क्या हुआ इनने कभी उस पर बात नहीं की, हर चीज़ पे कॉल दे देते। इनसे कहें कि आप ज़रूर एक पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से एक जमात है, आप टेबल पे बैठे हैं हमारे साथ, हमें बताएं पिछले 13 या 12 साल में केपी में आपने क्या किया। लोग एक टॉक शो कर लें, मुझे बुला लें, किसी और भाई को मेरे बुला लें, एक मैं अपने कागज़ लेके आऊँगा पंजाब के भी, हार्ट कर लेते हैं हम, एक फेडरल के भी, उनसे भी कहेंगे कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और जिन पे आप पे एंटी करप्शन के केसेस हैं वो भी लेके आए। वो जा नहीं रहे ना, वो तो इस वक्त बयानिए पे हैं, बयानिया उनका बिक रहा है।
अच्छी बात है, अगर बिक रहा है, उनको लगता है कि इसी तरह बिहारिया मुल्क के आगे ज़माने में बढ़े। आपका भी बिकता था वोट को इज्जत दो वाला। सर बात यह है कि वोट को इज्जत दे या ना दे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ना। लेकिन पार्लियामेंट वाले वोट की तो थोड़ी तारीफ अलग हो गई है ना, अब उसकी इज्जत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है अभी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई तहरीक इंसाफ के मुताबिक। तहरीक इंसाफ कि आप से लोगों ने अपना ही बयानिया देखिए खो जी, दिया। तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट ने उसमें मैं वोट दिया? एक कैंडिडेट का नाम ले दें जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट, मुनहरिफ अरकान नहीं है? उनमें से कोई भी जिसके पास तहरीक इंसाफ का झंडा था, अच्छा, देवर ऑल आजाद। किसी ने तहरीक इंसाफ का फॉर्म भी जमा कराया हो, लेकिन कि उनको वोट उनने उस इमरान खान सुन्नी के नाम जमात पे का पड़ा फॉर्म ना। इवन जमा कराया हो। एग्जैक्टली। सुन्नी जमात के साथ उनका कोलेशन था, जी, उनने सुन्नी जमात का भी कोई फॉर्म जमा कराया किसी एक बंदे ने, उनमें से एक बंदे ने भी। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा दोनों को जी, कि आप उनमें से किसी एक बंदे को भी बुलाएं अपने पास ठीक है, और उनसे गुफ्तगू जरूर करें। चलें। उनसे असल में रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। आप उनमें से जरूर गुफ्तगू करें। मैंने आपको बताया जी, We have 3 घंटे reasons में for उनके that साथ too. बैठा रहा हूँ, 3 घंटे। दिस इज ऑल अ मिथ। वो अपने मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, मेरे सामने बैठे हैं। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, प्रेशर होता है तो नजर आता है हसनैन साहब। हमने भी प्रेशर फेस किए हैं। Exactly. चले। वो हमारे पास इस तरह ओपनली ना बैठे होते। मैंने क्यों कहा, मैं उनके साथ था इसलिए मुझे पता है। मुझे भी ये नहीं पता था कि वो हजरात हैं, क्योंकि मैं दे वर नॉट सो फेमस। ठीक। तो मैं इस नेशनल असेंबली में उनको मिला तो आई नो रिकॉग्नाइज देम दैट। ठीक। चलें, ठीक है। बुशरा बीबी आज बाहर आती नजर आ रही हैं? बुशरा बीबी आपको जो अल्लाह को तोशाखाना बेहतर केस- मंजूर हो। औरत जात है, अल्लाह उनके लिए रिहाई का बेहतर हुक्म आ गया ना? हाँ, बेहतर हो गया। जजेस मौजूद नहीं है, उपकार जारी नहीं हो पा रही है, लेकिन कल ही उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। कोई इंसिडेंट नहीं होता कि सारे जज गायब हो जाते हैं एक ही वक्त पे। हाँ, सर ये अब जुडिशरी का मुझे शाहरुख नहीं पता। अर्जुमन साहब भी नहीं है और अच्छा, आखिर में दिलावर मैं साहब आपसे भी नहीं है। पूछना चाहूँगा, 2 मिनट हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि आप मरी के नुमाइंदे हैं, एक बड़ा हैवी वेट आपका हल्का है, तो उसके हवाले से मुझे बताइएगा। सर्दियाँ भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मरी में भी, इस पूरे हल्के में। कोटा कोटी सतिया की बात की जाए, क्या कोई प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं मरी के हवाले से? जी, मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोशिश है कि हमारा 24 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है जी, कोटा कश्मीर रोड रावलपिंडी। अच्छा, उस पर मैं काम जल्द से जल्द शुरू कराऊँ। फंडिंग के लिए पैसे अप्रूवल भेजी हुई है जी, ठीक। अल्लाह करे अप्रूव हो जाए। उसके बाद हमारी मरी की 8 UCMCs जिनको कहते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री में पहली बार होने लगा है। मरी की 15 करोड़ रुपया हर यूसी को मिल रहा है। इसी तरह कोशिश करूँ बाकी हमारी यूसीज हैं उनका भी हो। ADP में मेरी कोटली सत्तियाँ की 6 अरब रुपए की स्कीमें लग रही हैं। Good. इसी तरह कलर की 2 अरब रुपए की हैं, कोटा की 1 अरब रुपए की है। इंशाल्लाह बेहतरी है। विश यू गुड लक। चलें जी, बहुत शुक्रिया और ये ट्रेन आपका। कब तक बन रही है, हाँ या ना? जल्द इंशाल्लाह। जल्द इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया उसामा सरवर साहब आपका मैं ज्वाइन करने। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। उसामा हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, बट यू गाइज हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बुरी खबर है, हसनैन, टॉस हार गई पाकिस्तान जी, की टीम। ये ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमने दोनों मैचेस की टॉस जीती थी और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली एक बार फिर नहीं की। हालांकि रावलपिंडी की विकेट देखी जाए तो इस तरह की विकेट है जो आपको किसी भी वक्त डॉस दे सकती है। यहाँ पे आपके पास अगर 2 फास्ट बॉलर होते, चाहे आमिर जमाल के साथ मीर हमजा होते या फिर मोहम्मद अली होते, वो बेहतर होता। और इसके अलावा अभी टॉस भी हम हार गए हैं और दोनों स्पिनर्स अटैक कर रहे हैं। आमिर जमाल को अभी तक हमने बॉलिंग नहीं दी। पहला ओवर साजिद खान ने किया, दूसरा नुमान अली ने, तीसरा ओवर इस वक्त जारी है जो कि साजिद खान कर रहे लेकिन हैं। वो खैर बात की डिस्कशन है ना, मतलब टॉस ही हार गए हम लोग, तो मुझे तो अभी तक वो सदमा लगा हुआ बिल्कुल है। ऐसे ही है। इसके ऊपर आज बड़े 2 स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कराची से हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं इन स्टूडियो। हाल ही में वर्ल्ड कप कवर करने अमेरिका गए और वहाँ से फिर इनकी यात्रा लंबी हुई। जनाब शाकिर रवाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम आगाज़ करें, शाकिर साहब मैं चाहता हूँ कि तौसीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तौसीफ साहब कैसा देखते हैं पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई और अब हम टॉस भी हार चुके हैं, तो ये टेस्ट मैच अब बड़ा एक वैल्यूएबल हो चुका है पाकिस्तान के लिए। अगर ये जीतेगा तो काफ़ी अर्से बाद हमें एक सीरीज़ जीतने को मिलेगी अपने ही होम ग्राउंड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जाहिर है पिछला टेस्ट मैच जीते हैं। स्ट्रेटजी एक प्लान की थी जिसकी वजह से जो हम कामयाबी हमें हुई है।
और देखिए हमेशा हम जो है वो हमारे टाइम से ले लें तो हमने हमेशा गोरों को या जो भी टीम यहाँ पे आई है स्पिनर से उनको फंसाया है। और कुछ टाइम से हमने देखा है कि हम वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। और क्या वजूहत थी, जाहिर है मैं भी सिलेक्शन कमेटी का कई बार मेंबर रहा हूँ और हम कप्तान को हमेशा और कोच को टीम देते थे, वो अपने हिसाब से टीम चलाते थे। लेकिन यस बिल्कुल हमने अपने उसको खत्म किया और हम दूसरी उसमें चले गए। कंट्रोवर्सी में तो हम इतना चले गए कि हमें खेल का तो ध्यान ही नहीं रहा। बट कमिंग बैक टू मैच के, हाँ बहुत अच्छा हम जीते। और जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है, अभी कहा जा रहा था टॉस, देखिए टॉस अगर हारते भी हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी तो कोई होनी चाहिए। तो आप प्री प्लान सारा कर रहे हैं और दूसरी टीम में वैसे भी डरी हुई बैठी है। आज देखें वो सीधा खेल रहे हैं, बजाय उल्टा सीधा मारने को सीधा खेल रहे हैं। और नजर यही आ रहा है कि गेम टर्न होना शुरू हुआ है। और जाहिर है सीम ऐसी है, पूरा का बॉल है, सीम रहता है जब तक ठीक है, उसके बाद तो मुश्किल हो जाती है 20-25 ओवर बाद। तो आई थिंक मेरे का एक स्ट्रेटेजी है। टीम मतलब टॉस हार गए, कोई बात नहीं, हारने से क्या, आप इनको रिस्ट्रिक्ट करें और आप जीत सकते हैं। डेफिनेटली आपके स्पिन तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ वो बात आपकी ठीक है, टॉस हारे हैं, फोर्थ इनिंग मुश्किल जरूर होगी, बट जस्ट स्टार्ट है अभी। और स्टार्ट में आप जो है उनको जो है लेफ्ट करें थोड़ा, और कम रनों में अगर आप उनको आउट करते हैं तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर दूसरा आप यस हमने एक पेसर खिलाया, जाहिर है अगर देखिए अगर ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं देते, यूं कि स्क्वायर हमने देखा है, स्क्वायर जो है पूरा ग्रीन हुआ है। तो हम अगर ये दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस नहीं देता तो शायद फिर जाहिद महमूद अंदर आ जाते, बट एक स्पिनर जो है वो बाहर हो जाता है। एक पेसर मैं भी कह रहा हूँ कुछ शॉर्ट है। और देखिए वेयर एंड टेयर होती है पिच, आपने देखा पिछले मैच में भी, जैसी वो तो खैर 6-7-8 दिन की मैच की पिच थी, लेकिन आपने देखा कि पेसर्स का गेम उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके बॉलर्स ने जो है फास्ट बॉलर्स ने बड़ी परफॉर्मेंस की है। और गुड लाइन वेयर एंड टेयर होगी जब तो ऊपर नीचे गेंद रहेगा। तो आई होप कि जल्दी क्लैप्स करें। चलें ठीक हो गया। अच्छा शाकिर ये बताएं कि वैसे पिंडी की पिच पे बगैर फास्ट बॉलर्स के आना, ये फैसला ठीक है या नहीं? देखें पिंडी की जो विकेट का हमेशा से नेचुरल एसेंस वो रहा है, वो पाकिस्तान का गाबा ऐसे कहते थे कि फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे अच्छी विकेट पाकिस्तान में पिंडी की होती है। लेकिन जिस तरह हमने देख रहे हैं 3-4 दिन से वहाँ हीटर लगाकर फैंस लगाकर उसकी जो एक अपनी एक खासियत है उसको ख़त्म करके प्रॉपर कोशिश की जा रही है कि ऐसी विकेट तैयार की जाए जो मुल्तान के हम पल्ला हो जाए। क्योंकि एक नई विकेट है, वो 6 डे वाली विकेट तो नहीं होगी जिस पे दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है और जहाँ से जीता, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी वही चाह रही है कि जहाँ से हमें कुछ विन मिली है, होम एडवांटेज हर बोर्ड अपना उठाता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी पूरा हक है कि उसका एडवांटेज उठाए। और जिस तरह से मुल्तान में ट्रैप करके एक स्पिन ट्रैप के अंदर इंग्लैंड को फंसाया गया, तो वही एक स्ट्रेटजी यहाँ लेके आए। और एक मिथ बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट में, तौसीफ साहब भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, कि विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना। नॉर्मली मैं अब भी समझता हूँ कि यहाँ पर हमने क्योंकि तीसरे स्पिनर को मुल्तान जैसी विकेट पे भी हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो पिंडी की विकेट जितनी भी आप ट्राई कर लें, जितनी भी स्पिन फ्रेंडली कर लें, मुल्तान जैसी विकेट आप नहीं बना पाएंगे। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि तीसरा स्पिनर यूज़ नहीं होता। यहाँ अगर सीमर के साथ जाते और तो शायद वो एक दूसरे तीसरे दिन शायद कि पिंडी की वो जो एक नेचर है इस विकेट की वो हमें सपोर्ट करती, लेकिन एक विनिंग कम्बिनेशन को रखा गया। और मैं समझता हूँ कि बैड लक ही होगी है जो टॉस हार गया। टॉस जीत जाते तो टॉस का इस मैच में अगर 70-30 नहीं तो 60-40 का ज़रूर जो है वो एक रोल है, क्योंकि जो भी टीम चौथी जो इनिंग्स है उसको अपनी जान छुड़ाना चाहती है, वो अब पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलनी होगी इसी विकेट पे। अब देखें कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि उस विनिंग कम्बिनेशन से मज़ीद रिजल्ट निकाले जाएँ। होपफुली अभी तक का जो देख रहे हैं मुश्किल आ रही है, जितने भी हमने ओवर देखे हैं मुश्किल आ रही है इंग्लैंड के बैटर को सीधे बैट से खेलने के, उल्टे सीधे स्वीप मारे जा रहे हैं। ख़ास करके बेंडे को मैं देख रहा हूँ, तो मामलात काफ़ी हद तक पाकिस्तान टॉस हारने के बाद भी अपने जो सोर्सेज को यूटिलाइज अगर कर सकता है और स्मार्टनेस अगर दिखाएं शान मसूद अपनी कैप्टनसी की,
तो टॉस आ रहे हैं, मैच अभी नहीं हारना चाहिए, दिल अभी नहीं हारना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा तौसीफ साहब, आपने काफ़ी लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व किया, फिर खुद खेले भी, उसके बाद सिलेक्टर भी रहे, लेकिन क्या समझते हैं आपके ज़माने में भी हमारे पास बड़े ताबनाक फास्ट बॉलर होते थे, फास्ट बॉलर किसी भी विकेट पे पाकिस्तानियों को विकेट्स दिलवाते थे और फास्ट बॉलर्स हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसका एसेंस हुआ करते थे। क्या वजह है कि फास्ट बॉलर्स पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि एक भी फास्ट बॉलर नहीं है? देखिए, ट्रस्ट तो किया था बांग्लादेश के खिलाफ, आपने देख लिया क्या हुआ। इस चीज को देखना पड़ेगा, बट हम डिस्टर्ब रहे, एक्चुअल हम बाहर की चीजों में ज्यादा डिस्टर्ब रहे और उसकी वजह से हमारा खेल का फोकस इतनी हमें मार पड़ी बीच में। आपने खुद देखा कि अमेरिका जैसी टीम से हम हारे और भी कई, खैर वो इनसाइड चीजें उसको। देखो, मुझे हैरत ये होती है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जाहिर है गिलेस्पी अभी आए, गिलेस्पी को तो कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो अदर महमूद को देख रहे हैं। अभी पिछले टेस्ट से एक दिन पहले अदर महमूद कह रहे थे कि हमारे पास तो पाए के स्पिनर ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैनेजमेंट का आदमी ये बैठ के कह रहा है और दो जो है आपके आंटे टेस्ट मैच जिता के चले गए, और जबकि वो तीनों को अनफिट कह के, अनफिट मीन के फिटनेस का टेस्ट पास नहीं किया उन्होंने कहा, और उनको घर भेज दिया था इन तीनों को, तीनों स्पिनर की बात कर रहा हूँ। और फिर वो आकिब ने आन के जरा थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दिया और सही एग्रेशन दिखाया, और वो उनको फिर घरों से फिर बुला के ले आए। इट मीन्स कि आपके अनफिट प्लेयर खेले ना, फिर जब आपने उन्हें कहा कि नहीं है तो अनफिट प्लेयर खेले। बट आई थिंक इस चीज को मत देखें, हमारे यहाँ हम लोग कोई इतने फिटेस्ट प्लेयर नहीं है। प्लेयरों को करनी चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, वो अपने तौर पे हम करते थे, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम रोडों पे भागे चले जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपने बात की कि फास्ट बॉलर, यस, अगर बेंगलुरु टेस्ट का याद हो आपको, 87 की बात है, तो वो पिच ऐसी तो नहीं थी जैसे मुल्तान की थी, बट वो ग्रास उसके ऊपर था और इंडिया में था, सीधी बात है, कैरियर खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर हमारे कप्तान साहब ने और सब ने 4 फास्ट बॉलर उस पर डाल दिए, 4 फास्ट बॉलर, यानी कि खान साहब खुद थे, वसीम अकरम, फिर सलीम जाफर एंड मंजूर इलाही। हम 4 आदमियों को डाला, जबकि सलीम जाफर ने एक भी ओवर नहीं किया उससे, यानी कि दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से मैंने नया बॉल किया था। तो आई मीन देखिए, मैच मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, हर कोई पिच को नहीं पहचान पाता, बट आप होते हुए भी इतना टाइम आप अपने मुल्क में, यार कमाल है आपको कि आप कैसे उनको, आपके पास बॉलर्स की आपने देख ली क्या पोजीशन है फास्ट बॉलर की, और आप इंग्लैंड वगैरह की देखिए, रेड पिच पे उन्होंने इतनी जानदार बॉलिंग की है, नजर आया हमें, और अभी भी मुझे लग रहा है उनकी। देखिए, ये चीजों को सोचना पड़ता है आदमी। अब ठीक है, आपने ये बना तो दिया, और रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली काम करता जरूर है, मगर पिछले मैचों में तो उसने ओवर भी नहीं की। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई, आई होप कि अच्छा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और आगे चलें। बस ये देखें कि हमें आगे कौन से प्लान करना है। आगे तो हम जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह जा रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा सारी चीज़ों। ऑस्ट्रेलिया की बात करने लगी थी मैं, शाकिर, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बात करें तो हमारा कोचेस और सेलेक्टर्स कोई आमने सामने नज़र आ रहे हैं। जो कोचेस हैं वो ये कह रहे हैं कि शादाब खान के लिए उनका वोट है, जबकि सेलेक्टर्स की बात की जाए तो वो नए खिलाड़ियों के हक में बात कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक क्या नए खिलाड़ियों को मिलना चाहिए चांस कि आपका वोट भी कोचेस की तरह शादाब खान के लिए होगा? देखें, दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा से जितनी भी अच्छी टीम रही है, माजी में भी पाकिस्तान की टीम जितनी अच्छी फॉर्म में रही है, दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम शायद तारीख की सबसे पस्ती में है, और ये एक विन जो मुल्तान वाली, और अगर ये सीरीज़ हम जीत जाते हैं तो एक अच्छे मोराल के साथ बहरहाल हम वहाँ दौरा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। डिफरेंट बॉल गेम होगी, हम टेस्ट सीरीज़ खेलें और फौरी तौर पर हमने वाइट बॉल के लिए जाना है। सिलेक्शन को मैं अभी समझता हूँ कि अगर आपने जिस तरह फैसले किए, तल्ख फैसले किए इस सीरीज़ में, आपने जो स्टार प्लेयर थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको बिठाया और एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाया, उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाहिए कि आप रिसेंट जो T20 सीरीज़ हुई है, जो भी हमारा इवेंट हुआ, उसके परफॉर्मर को और साथ
वनडे कप के परफॉर्मेंस को आप लेके जाएं और उन पे एतमाद करें। मैं समझता हूं कि अब वक्त यही आ गया कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करनी है, ना कि स्टारडम बेस्ड सिलेक्शन करनी है। और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसके साथ साथ आपको अब आपका जो मेन गोल है वो आपकी चैम्पियन ट्रॉफी है, उसके लिए आप होस्ट भी करेंगे और उस वनडे टूर्नामेंट से पहले आपको इन्हीं सीरीज़ में अपनी टीम को जो है वो रिदम में लाना है। एक फॉर्मेशन ऐसी बनानी है विनिंग कम्बिनेशन के साथ जहां आप होम ग्राउंड पर बड़ी टीमों को जो है वो उनको फेस कर सके, उनके साथ मुकाबला कर सके। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी थोड़ा सा, जिस तरह कल गिलेस्पी ने कहा कि मेरा काम सिलेक्शन में नहीं है, मैं तो टीम स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तो खैर जो सिलेक्शन कमेटी है उस तरह जो एक बोल्ड फैसले कर रही है, गैर मकबूल फैसले कर रही है, इनको करने पड़ेंगे। और जो भी परफॉर्मर हैं, खासकर इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, वहाँ पर कोई लड़का नया परफॉर्म करके आ रहा है, जो लड़का इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, जो जिसका फॉर्म लगी हुई है, अगर आप उसको मौका देंगे तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाकर आप रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा तौसीफ साहब, शादाब खान की बात भी कर ली शाकिर भाई साहब ने। अब मुझे आप ये बताइएगा कि बड़े मुसद्दिका ज़रा ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की वापसी के लिए उनसे रब्ता किया गया। मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी पैची थी क्योंकि काफ़ी अरसे से वो कंपेटिटिव क्रिकेट से तो बाहर हैं। लीग क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या आप समझते हैं कि स्टिल फिट इनफ कि 10 ओवर्स का कोटा वो करवा सकते हैं ODI क्रिकेट में? सबसे पहले तो ये देखें कि आप पिछले टाइम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने और अहमद वसीम ने क्या किया। यही तो हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें लड़कों को चेक ही नहीं करने देते हैं कि कौन सा लड़का जो है। हमने जब कहा इनको कि यार जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम है, उसके खिलाफ कोई नए लड़के देख लो कुछ, ये हम कब से, आज से नहीं 10-12 साल से कह रहे हैं। पर जाहिर है कप्तान और वो होते हैं तो नहीं, वो बाद में ग्रुप बंदी और ये आप मुझे बताइए इन लोगों ने क्या किया। आप खुद देखें, ट्रेंटेड तो थे ही ना, नजर आया था ट्रेंटेड है, और उसके बाद आपने फिर बुला के उनको, वाब साहब ने खिलाया उन्हें, वहां 19 रन दिए। किसके खिलाफ आप खुद देख लें, अमेरिका के खिलाफ 19 रन जो है उन्होंने दिए और वो मैच हम हार गए। दूसरा अहमद वसीम, जाहिर है उन्होंने इंडिया के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की आपने खुद देखी। तो मतलब ये नहीं, आप आगे की तरफ देखें यार, पूरा फिट नहीं है, लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं उस पे कुर्सी पर देखें। अच्छा चलिए, नहीं, तो फिटनेस की बात की, मैं समझता हूँ कि फिटनेस के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खास करके आप बैटर या स्पिनर को तो 60-70% अनफिट अगर फिटनेस है तो उसको खिला सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर खास करके वो तो आपको 100% अगर फिट नहीं है तो उसे किसी, मैं कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को भी ऑस्ट्रेलिया ना लेके जाएं अगर उसकी फिटनेस कंप्लीट नहीं है। और फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ हमने माजी में भी किया, लेकिन फास्ट बॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना, हमारे फास्ट बॉलर इसीलिए फुल फिट नहीं है, 130 कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। इस चैंपियन फास्ट बॉलिंग अटैक को हमने बिल्कुल जो है वो खिला के और सब कुछ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ फास्ट बॉलर की हद तक नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आमिर की आपने बात की, आमिर आपने बिल्कुल राइटली कहा कि जिस लड़के ने पिछले शायद 5-6 सालों में 50 ओवर का मैच ही नहीं खेला, वो कैसे 10 ओवर करा सके। मैं वर्ल्ड कप में साथ था, चौथे ओवर में उसकी जो है वो सांस उखड़ी होती थी। तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास अब्बास अफरीदी है, आकिफ जावेद है, नए लड़के आ रहे हैं जो परफॉर्म करेंगे। किस आपने बाबर आजम को बिठाकर गुलाम को मौका दिया तो उसने बताया ना कि हम परफॉर्म करके आ रहे हैं, मौका दें, हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सोच के साथ, क्रिकेटिंग सोच के साथ आगे जाना चाहिए, और जो जिनका वक्त गुजर चुका है उनको खुद भी समझ लेना चाहिए कि हम गुजर चुके हैं, और टीम मैनेजमेंट को भी समझ आना चाहिए कि अब इन तिलों से और तेल नहीं निकलता, हमें नए जी तो कुछ तो वैसे ही नहीं जाना चाहेंगे। यस, ऑस्ट्रेलिया तो बड़े प्लेयर, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो बड़े प्लेयर अनफिट हो जाते हैं पहले ही। वो जो स्टार परफॉर्मर होते हैं तौसीफ साहब, वो भी अनफिट हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे इसी ज़मीन में है कि ऑस्ट्रेलिया में ना हम जी एक सवाल भी सुन लीजिएगा तौसीफ भाई। जी बताइएगा। जी मैं कहा ये सिलेक्टरों का काम नहीं है, सिर्फ एक आदमी का काम था जो ये डिसीजन उसने यहाँ पर लिया है, वो है आकिफ जावेद। उसने आन के सारा कुछ किया, कोई सिलेक्टर नहीं। आपके इनसाइड जो मौजूद है मैनेजमेंट के लोग, वो कहते हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, हमारे कोई पाए का यार, मतलब आई मीन नकवी साहब को क्या, पूरे बोर्ड को सोचना चाहिए यार। आप क्या अच्छा तौसीफ भाई क्विकली मुझे बताइएगा, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है। बाबर आजम को, शाहीन को वापस सिलेक्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, अगर वहां पे वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा आपकी नजर में? देखिए, जैसे वो
भाई भी कह रहे हैं और मैं भी खुद कहता हूं कि देखें, आप लोगों को ट्राई करें, हार जीत तो अपनी जगह है। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आपके पास बेंच पे प्लेयर नहीं बैठे होंगे, तो आप किस तरह, ये आप देखिए शाहीन जो है वो पहले हमें 150-150 200 रन की जो है वो पार्टनरशिप लगती थी किसी टीम की, टेस्ट मैच में कह रहा हूँ ये हुआ है। शाहीन ने आन के ऐसी बॉलिंग शुरू की कि उसका गेंद अंदर आता था, लेग भी फोर किए, 2-3 आउट कर दिए उसने। ओ हो सबने कहा, भाई कप्तान भी कह रहा है यार ये तो विकेट ले रहा है, इसी को खिलाए जाओ, बैठने को तैयार नहीं, तो अनफिट तो होना है। अब आपको पता है उसकी नी इंजरी है, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करें यार, ये नहीं आज के दौर में टीमें डरती नहीं है किसी से। हाँ, आज जैसे अभी आज स्पिनर से डर रही हैं, वो अपनी जगह है, तो आप ऐसा माहौल पैदा करो कि यंगस्टर ऐसा आए। देखिए ना, मुझे पता है कि बच्चों को हमने भेजा था ऑस्ट्रेलिया, सारा कुछ, न्यूजीलैंड भी गए थे, फेल हुए जरूर, ये फेल होंगे, बड़े बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए, तो आप उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दो, ऐसी जगह पे उन्हें मैच खिलाओ पहले जहां उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। हमें भी पता है हमारी फर्स्ट क्लास में और टेस्ट क्रिकेट में, दुनिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है, तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी हमें 4-5 साल लगेंगे इस चीज को करने। ठीक हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर रबाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया के साथ ही मेरे ख्याल में हसनैन हम यहाँ पे शामिल करने लगे हैं जी एक ब्रेक। आप सबने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों की। पाकिस्तानी नौजवान, इनका शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां नौजवानों को मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दुनिया जैसे जैसे तकनीकी तौर पर तरक्की कर रही है, मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के मौसर किरदार की अहमियत को नज़रअंदाज उस तरह से नहीं किया जा सकता। डिजिटलाइजेशन की बात हो तो दुनिया की तेज़ी से ये बदल रही है। मोबाइल आलात, खिदमात या फिर मसनूई ज़हानत की बात की जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पायदार तरक्की के लिए बहुत ही अहम है। पाकिस्तान में बड़ी नौजवान आबादी जो कि नाजुक मोड़ पर खड़ी है और पिछली दहाई में मुल्क का डिजिटल मंजरनामा तेज़ी से बढ़ा और इंटरनेट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, स्मार्टफोन्स का वसी इस्तेमाल और एक उभरती हुई टेक इंडस्ट्री के साथ ताहम चैलेंजेस इस बात की यकीनी बनाते हैं कि डिजिटल तरक्की पायदार तरक्की के नताइज में तब्दील हो सकते हैं। ये तमाम तर मामलात हैं। वैसे कुछ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है वहाँ पे हमारी यूथ बेचारी उसको अगर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी तो थोड़े इनको मसाइल और चैलेंजेस थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी हद तक शायद यही वजह है कि हम लोग उस तरह से ग्लोबल एरेना पे उभर के नहीं आ रहे हैं जिस तरह से हमें आना चाहिए था और हम लोग थोड़ा पीछे हैं, तो हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। खैर, इस पे बात करने के लिए टेक एक्सपर्ट फरहान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। जी बहुत शुक्रिया वाले। अच्छा फरहान साहब, मैंने जो बात कही कि शायद हम डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं गए, टेक्नोलॉजी में इतनी हमने तरक्की नहीं की है जिस तरह दीगर ममालिक दुनिया के कर चुके हैं, शायद यही वजह है हमारे पीछे होने की। आप यही समझते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हमें एक रियलाइजेशन देखने में आई है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको अगर आप देखें तो ऐसा उनको गवर्नमेंट की जानिब से कोई बहुत खास किस्म की सपोर्ट नहीं मिली और पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपकी आंखों के सामने है। लेकिन हालिया चंद सालों में पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ दिखाई है। ऑब्वियसली इसमें हम दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं जिनको कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिहाज से हमने फिर भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है। सिर्फ पिछले महीने अगर हम सितंबर की बात करें तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में 42% ग्रोथ देखने में आई है। अच्छा। और ये वो वाले महीने चल रहे हैं जिनमें पाकिस्तान में इंटरनेट के भी मसले मसाइल थे, काफी सारी परेशानियां थी, लेकिन इस सब के बावजूद ये सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो यूथ है वो खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो सब के सब इससे फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा फरहान साहब, जिस तरह निमरा ने आपसे आगाज में पूछा था, तो बेसिकली हम जब कंपेयर करते हैं अपने आप को पड़ोस से, नेबर्स से कंपेयर करते हैं तो वो आईटी की दुनिया में, डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो क्या वजह है कि हम उनसे कम्पीट फिलहाल नहीं कर पा रहे? बेशक हम ग्रो करें, मैं ऐड करती चलूं हसनैन आपकी बात में कि बेशक हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन उस स्पेस के साथ नहीं कर रहे जिस तरह दीगर दुनिया के ममालिक करें। मेरा पॉइंट बेसिकली ये था। जी देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो तो लैक ऑफ प्लानिंग है
कि ऑब्वियसली इंडिया वाली साइड पर अगर हम देखें तो उन्होंने जो उनके टेक सिटीज हैं वो आज से 20 साल पहले प्लान करने शुरू कर दिए थे। हमारे यहाँ मतलब अगर हम इसकी पाकिस्तान के केस में मिसाल देखें तो एक लाहौर में आईटी टावर है, वो एक हमें नजर आ रहा है, और उसके बाद अब जाकर हमें एक नजर आ रहा है कि हालिया कुछ अरसे में नए आईटी पार्क्स और वो प्लान किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो प्लानिंग थी वो हमसे काफी एडवांस थी। लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, तो पाकिस्तानी नौजवानों ने भी इस फील्ड को काफी तेजी से अडॉप्ट किया है। हमारी जो फर्म्स हैं उनका माशाल्लाह से दुनिया में एक नाम है, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि इंडिया में एक गवर्नमेंट सपोर्ट का लेवल डिफरेंट है, तो इस वजह से फिर हमें वो ममालिक थोड़े से आगे नजर आते हैं। लेकिन जिस स्पीड से पाकिस्तान के ऊपर भी अब एक अवेयरनेस फैल रही है, यहाँ पर नौजवान अब ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, खुद ही सीख कर अपना काम करना शुरू हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी हालात तेजी से बेहतर होंगे। ठीक है। अच्छा फरहान, कुछ अल्फाज में प्लीज़ ये बयान कीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए कि डिजिटलाइजेशन होती क्या है, और फिर अगर पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन हो जाती है तो क्या ये हमारी यूथ की किस्मत बदल सकता है? जी देखिए, डिजिटलाइजेशन का एक जो सादा सा मतलब है वो ये कि एनीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो आपकी डिजिटलाइजेशन है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप किस तरह से दुनिया से कनेक्टेड हो ऑनलाइन, और आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो। तो इसमें हमारी यूथ के लिए तो बेशबहा अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब एक दौर होता था जब लोग कहते थे कि जी हमें अमेरिका जाना है, हमें बरतानिया जाना है, हमें यूरोप जाना है, लेकिन अब आप घर बैठे हुए वो सब काम कर सकते हो और आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बैठकर अमेरिका में अर्न कर सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठकर यूरोप में अर्न कर सकते हो, आप अपना यहाँ का कंटेंट वहां की ऑडियंस को दिखा सकते हो। तो पूरी दुनिया जो उनसी आपस में कनेक्टेड हो गई है। तो अब बजाय इसके कि आप वो पुराने तौर तरीकों पर जाओ, आपको जदीद दौर के लिहाज से उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पर बैठकर आप अपना फ्यूचर जो है उन ममालिक में सेट कर सकते हैं। अच्छा फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम अपनी निजी महफिलों में देखते हैं ना कि हम ऑफिस में वक्त कम गुजारते हैं, होटल्स में ज़्यादा गुजारते हैं, इसी तरह से आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हम वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो कम करते हैं, सोशल मीडिया पे वक्त ज़्यादा गुजारते हैं। तो क्या किस तरह से हम जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको हम डिजिटल वर्क पे ला सकते हैं? क्या कैंपेन की ज़रूरत है हमें कोई? जी देखिए, जो आप काम अपना सोशल मीडिया पर करते हैं वो भी आपका कोई ऐसा काम नहीं जो कि ज़ाया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि जी सोशल मीडिया पे जो काम है उसका कोई फायदा नहीं। इस वक्त अगर दुनिया में डिजिटल फील्ड में कोई जो शोबा सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का कर रहा है। कि आप यहाँ पर बैठकर फर्ज किया अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हो, तो आप इससे लोगों के अकाउंट मैनेज करके उनसे पैसे कमा सकते हो। आपके पास इसकी एक ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। फिर आप अगर सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो इसमें जो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग डेवलप होती है वो ये होती है कि आपको पता चल रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं। इस चीज के ऊपर आप अपना एक प्रॉपर एनालिसिस बना सकते हो कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊं कि लोग वो वाला कंटेंट लाइक करें, शेयर करें। फरहान साहब, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर हम 24/7, जो हसनैन का पॉइंट भी था ना, वो ये था कि हम लोग प्रोडक्टिव वे में नहीं लेते, हम सिर्फ टाइम वेस्ट करने की हद तक ही कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कम है हमारी, उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है? बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्योंकि अगर देखा एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर, इवन इफ यू टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स ना, तो वो बड़ा पैसा निकाल रहे हैं भाई, और हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग देख रहे हैं उन कंटेंट क्रिएटर्स को, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी जी, देखिए इस पे जो आप ये देखने की बात करेंगे ना, जब आप उनको देख रहे हैं तो उस वक्त आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि बजाय आप ये सोचे कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनको देखने पर मजबूर हो रहे हैं। जब ये दो बुनियादी सवाल आप अपने जहन में लेकर उनका कंटेंट देखेंगे तो आपके लिए हर रोज एक लर्निंग डेवलप हो रही है कि अच्छा अगर मैं इस तरह से करूंगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं इस बंदे की तरह ऐसे करूंगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। अब इसका जो आपको फायदा होता है वो ये होता है कि कल को फर्ज किया आप अपना एक कंटेंट शुरू करते हैं तो आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल एक ऐसे नहीं कि इसका बिल्कुल आपको नुकसान है। हाँ, ऑब्वियसली चीज को आप एक्सेसिव टाइम देंगे उसका आपको नुकसान होगा, लेकिन आपको इससे लर्न करना चाहिए। जहां तक इसको प्रोडक्ट बनाने का है, देखिए आजकल जहां पर सोशल मीडिया एप्स हैं उनके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल की अपनी वर्कशॉप्स हैं, यूट्यूब पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। और एक ऐप में आपके इसी के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आप यूडेमी एक ऐप है जहां पर बैठकर आप कोर्सेज बाय भी कर सकते हैं, और ये जो कोर्सेज हैं बड़े सस्ते हैं। फरहान, ये फिर से UDEMY, यूडेमी, आप कोर्सेज बाय भी कर सकते हैं। और दुनिया का कोई भी फील्ड हो जाए, फेसबुक मोनेटाइजेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, आप उन सब के लिए वहां पर कोर्सेज बाय करें। बड़े आसान कोर्सेज हैं, 800 से 900 रुपए का आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाता है।
और उसके साथ साथ आप YouTube पर फ्री में भी देख सकती हैं। लेकिन पेड कोर्सेज का थोड़ा सा एक फायदा ये होता है कि वहां पर आपको एक तरतीब के साथ सारा कंटेंट मिल जाता है, जो कि YouTube पे आपको नहीं नजर आता। वहां पर जरा वीडियोस थोड़ी सी हैफेजर्ड होती हैं, तो वहां पर जाएं, उधर से स्टार्ट करें। और इसमें जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है, जो एक जेन्युइन मसला मुझे नजर आता है, कि हमारे लोग शॉर्टकट्स के पीछे बहुत भागते हैं। लोग क्या करते हैं कि जी घर बैठे अमीर हो जाएं, 10 दिनों में ये कर लें, 5 दिनों में ये कर लें। ऐसे नहीं होता। आपने कम से कम कोई भी आप ऑनलाइन स्किल लर्न करना शुरू करेंगे, आपने उसको 3 से 6 महीने का वक्त देना है। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि मैंने 6 महीने से पहले कुछ अर्न नहीं करना, मैंने सिर्फ सीखना है। जब आप एक दफा सीख लें, 6-7 महीने लगा लें, जब आपकी ग्रिप बैठ जाए, उसके बाद किसी फील्ड में काम करें। और एक और चीज कि स्कैमर से बचें। यहाँ पर एक और आजकल एक रिवाज आ चुका है कि हर बंदा कहता है कि जी इतने पैसे लगा दें, इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें, क्रिप्टो में डाल दें, इधर डाल दें, उधर डाल दें, और उससे क्या होता है कि आपको अल्टीमेटली लॉस होता है। तो जब तक आप खुद कोई चीज सीखते नहीं हो, आपको उस चीज में ऑनलाइन कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा फरहान साहब, एक तो इस सवाल से भी थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा कि अब जिस तरह आपने कहा कि पैसे किस तरह जल्दी कमाए जा सकते हैं, इस तरह का भी कंटेंट बिकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हम इसी तरह का कंटेंट बनाएंगे। दूसरा, गूगल के हवाले से लास्टली हमें बताइएगा कि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान के IT सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन में, और गवर्नमेंट से उसने सपोर्ट मांगी है। ये कितना सिग्निफिकेंट है? जी, ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब हालिया कुछ अरसे में दुनिया की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उठान पर जा रहा है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि गूगल की जानिब से भी पाकिस्तान से राब्ता है। फिर हालिया कुछ अरसे में पेपाल की जानिब से भी रवाबित कायम किए गए, तो उनकी भी सर्विसेज यहाँ पर आ सकती हैं। उसके साथ साथ जितनी भी टेक कंपनीज हैं, उन सब का आप देखिए, गूगल का जो सबसे आपको सिग्निफिकेंट फायदा वो होता है, वो ये कि दुनिया की जितनी भी टेक कंपनीज हैं और IT स्टार्टअप्स हैं, वो गूगल की जानिब देखते हैं। तो अगर गूगल पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि वो जितनी भी IT और टेक कंपनीज हैं, वो भी पाकिस्तान का रुख करेंगी। और ऑब्वियसली इसमें जहां एक हुकूमत का एक फैक्टर है, वहां पर उनको पाकिस्तानी नौजवानों का एक पोटेंशियल भी नजर आ रहा है, जिसको अभी तक हार्नेस नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल इस हवाले से काफी रोशन है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस फील्ड में डिलीवर करेगा। ठीक हो गया। फरहान वर्क साहब IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि ऐसे इकदाम करने चाहिए हसन, जिसकी वजह से हम लोग जो ये शोबा है कि जहाँ पे हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया जाती नज़र आ रही है, वहाँ हम भी ग्रो कर सकें। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम अपनी खूबसूरती लाने के साथ साथ ऐसी बेशुमार बीमारियां लाता है जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है। और सर्दियों में जो बीमारियां आती हैं उसमें अगर बात की जाए इम्यून सिस्टम ख़राब होता है। फिर सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसे बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और हर वक्त मुब्तला रहते हैं। लेकिन इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है और हम अपनी खुराक का ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी खुराक में कुछ ऐसे खाने शामिल करने की ज़रूरत है जो हमें अंदर से मजबूत करें, ताकि हम अपने जिस्म को इस काबिल बनाएं जो मुतअद्दिद बीमारियों से लड़ सके। मौसम सरमा की रवायती बीमारियों से बचने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें रोज़मर्रा ग़िज़ाओं में शामिल करके सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे फिर बात करने के लिए असनैन हमारे साथ मौजूद है जी मनाहिल, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे हसनैन ने बताया है, होप सो कि आपको हमारा टॉपिक पता चल गया कि अब सर्दियाँ आते साथ ही बहुत सी बीमारियाँ भी साथ लेके आती हैं। तो ऐसी क्या ग़िज़ाएँ हम ले सकते हैं अभी से ही, जहाँ पे यू आर लाइक कि भाई प्री प्रोडक्शन कोई काम हो रहा है जैसे? ठीक है। इसमें यह है कि पहले तो आपने शुगर को जो है वो कट करना है, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक करती है। और एज़ हमें पता है कि अभी सर्दियों का मौसम आएगा, कोल्ड का फीवर, ये चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखें। उसके लिए आपने विटामिन C जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपको लेमन से मिल जाएगा और आने वाली विंटर्स में हमें ऑरेंजेस से भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये है कि आपने बाहर से जो प्रोसेस फूड है उसको थोड़ा कम करें। यही सारी चीज़ें जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो घर का बना हुआ आप सालन खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, हेल्दी फूड खाएं,
तो साथ में फ्रूट्स का भी आप इंटेक रखें। और हम जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम वेजिटेबल इंटेक कम कर देते हैं। जैसे ही विंटर का टाइम करीब आता है तो वेजिटेबल से ही हमें विटामिन ए, ई, के और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वेजिटेबल्स को आपने नेगलेक्ट नहीं करना, सैलड्स का इस्तेमाल करें। और अपनी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से आपने डायरेक्ट खाना निकाल कर नहीं खाना, आपने उसको अभी से वार्म करके खाना। जैसे हम ठंडी दही खा लेते हैं, तो ये शुरू से ही अगर कफ और ये चीज़ें बिल्ड होंगी तो फिर आगे जाके हमें इशू आएगा। अच्छा, सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों में खावे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप गर्मियों की बात करें तो इतना ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं और कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, वेट नहीं बढ़ता। सर्दियों में आपका वेट बढ़ जाता है खावे ज़्यादा खाने की वजह से, और उसमें बीमारियाँ भी आती हैं। इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो सनलाइट है वो इतनी नहीं मिल रही होती विंटर्स में, जिसकी वजह से हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे ही हम विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे हमारा वेट जो है वो गेन की तरफ जाएगा। तो हमने ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा विटामिन डी में भी अच्छे हों, और या फिर आप सप्लीमेंट्स को ऐड कर लें। सेकेंड बात जो इसमें ये आती है कि आपने फिर वही बात है कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना है। और जहाँ तक बात आती है वज़न क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम वार्म फूड की इंटेक करते हैं तो वो हमें अच्छा फील कराता है। तो उसके लिए हमारा जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन वो रिलीज़ होता है। इस वजह से हमें जो है वो खाना बहुत पसंद होता है सर्दियों में, और हम जो है वो वार्म ग़िज़ाएँ जो होती हैं हमारे पास उसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें एक आराम वाली फीलिंग देता है। तो इससे अच्छा मोबिलिटी भी इतनी नहीं होती ना। हाँ, और हम चल फिरते भी इतने नहीं हैं क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी लेयरिंग बहुत अच्छी करेंगे विंटर्स में, आप अपने आप को वार्म रखें। सेकेंडली आप ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें ज़्यादातर, ताकि आप जो है वो खाने से बचें, क्योंकि हमारा दिल जो है वो खाने का ज़्यादा इसी वजह से कर रहा होता है कि हमें भूख लगती रहती है हर 5 मिनट बाद। तो इसमें ये कि आपने हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना है, सैलड्स को ज़रूर इंक्लूड करना है, और इसी तरह से हम बच सकते हैं। हाई फाइबर डाइट्स में क्या क्या आता है? हाई फाइबर डाइट में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, और फ्रूट्स में भी हमारे पास एप्पल है बहुत अच्छा सोर्स, तो इसके जूसेस आप यूज़ करें या स्मूदी यूज़ करें, तो इन चीज़ों को ऐड करके। में तो कैरेट्स भी बहुत होती हैं। हाँ, कैरेट्स और ये सारे जूसेस जो होते हैं, जैसे बीट रूट का जूस हो गया, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम अगला सवाल करें निम्रा, मैं नंबर अनाउंस करना चाहता हूँ 05126249446 पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मनाइल से, और 05189010008 इन दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, अपनी उम्र के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि हम इस उम्र में ये चीज़ें हमें मना है, उसका भी जवाब जो है वो मनाइल देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हसनैन, एक और मसला भी होता है मनाहिल, आपसे भी अगर पूछूं कि लोग सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, यू नो, फॉर द वार्मथ, वो किस हद तक फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, फ़ायदेमंद तो है क्योंकि जो कैफ़ीन है उसके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो हमारे माइंड के लिए अच्छा है, और हमें वार्म इफ़ेक्ट भी देगा जो कि विंटर्स में हमें चाहिए होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि 3 कप से ज़्यादा जो है वो आपने कैफ़ीन की इंटेक नहीं करनी। कैफ़ीन में हमारे पास कॉफ़ी भी है, टी भी है, और इसको बनाने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपने लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है, और साथ में आप जो है वो कॉफ़ी जो है वो 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और साथ में आप पानी भी मिक्स कर लें अपने दूध के अंदर। तो वो ये होगा कि आपका जो है वो इतना जिसे कहते हैं ना लो फैट मिल्क एक तरह से बन जाएगा। तो वो आप 3 कप्स आराम से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपनी कॉफ़ी में, अपनी टी में। तो आप शुगर की जगह स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल करें। अच्छा, स्टीविया इज़ अ नेचुरल स्वीटनर। ओके। और ये सर्दियों में अगर नॉर्मली जिस डाइट की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं कि डाइट हम ज़्यादा लेते हैं, आपने बात की कि सब्जियां हम कम कर देते हैं, गोश्त हम ज़्यादा ले लेते हैं, मीट ज़्यादा लेते हैं, इसका नुकसान भी होता है या सिर्फ आपका वज़न बढ़ता है? देखिए, नुकसान ये है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है वो मज़ीद बढ़ेगा, जिन लोगों का हार्ट का इशू है, इसलिए हम लोग जो है वो विंटर्स में हार्ट अटैक ज़्यादा देखते हैं। तो ये है कि हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होता है। ये नहीं कि हम प्रोटीन की तरफ ज़्यादा हो जाएं, हर चीज़ को बैलेंस करें। हेल्दी फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारे माइंड के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 है। तो हर चीज़ से हमें कोई ना कोई विटामिन मिलता है। तो अगर हम एक ही पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक ही फूड पे, तो वो फिर उसकी एक्सेस जो है वो हमें डिजीज़ की तरफ लेकर जाती है। ठीक। अच्छा मनाहिल, आपने कहा कि लोगों को हम वाटर ले सकते हैं हम लोग इन केस के भाई हम लोग, ताकि वो बार बार भूख ना लगे सर्दियों की वजह से, आप गर्म खाना एंजॉय करना चाहते हो क्योंकि वज़न आपका बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से फिर जब आप उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे खाने को, तो आपकी बॉडी एनर्जी भी तो कम हो जाएगी ना। तो वो कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
उसमें अवॉइड नहीं है, उसमें यह है कि जब आपको भूख लगे आप तब खाएं। ये जो ल्यूक वार्म वाटर है ये आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको जो है वो हाइड्रेटेड फजूल वाली भूख नहीं लगेगी। हाँ, ऐसा ही है। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है अब्दुल कयूम साहब सरगोदा से। कयूम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना काफी अरसा से डिप्रेशन का शिकार था, तो मैंने मेडिसिन काफी अच्छी ली है और बिल्कुल ठीक हूँ तकरीबन। मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई ऐसी ग़िज़ाएं मुतय्यन की जाएं जो मैं खाऊं और ये जो बिल्कुल हेल्दी और ठीक हो जाऊं। ठीक हो गया अब्दुल कयूम साहब, अभी आपको जवाब देते हैं जी प्लीज। जो जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, पहले तो ये है कि अपना ये विटामिन डी का टेस्ट करवा लें एक दफ़ा, और विटामिन डी रिच फूड्स और इसमें मैग्नीशियम रिच फूड्स आपने लेने हैं, जिसमें आपके पास डार्क चॉकलेट आ जाता है, ओमेगा 3 फूड आइटम्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास फ़िश है। इसके साथ ही साथ आप एग्स को रखें अपनी डाइट में, आलमंड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वो आपके सेरोटोनिन को रिलीज़ करेगा, हैप्पी हार्मोन्स को, तो ये डिप्रेशन वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर है जी हमारे साथ फरीदा लोधी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहिबा, कॉल करने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछें जी। फरीदा लोधी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शुगर भी हाई रहती है और तकरीबन बीपी भी हाई रहता है और उम्र मेरी है 55 साल। तो है ना, मैं एहतियात हर तरीके से करती हूँ, सारा दिन सही रहती हूँ। जब रात के 6, 7, 8 बज जाते हैं तो मेरी तबीयत खराब शुरू हो जाती है, जैसे शुगर भी हाई हो जाती है, बीपी भी हाई हो जाता है, और इन बातों से मेरे में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया, इनको बताएं कि डाइट स्पेसिफिक बता दो। डाइट स्पेसिफिक ये है कि आप गार्लिक क्लोव का इस्तेमाल करें सुबह में पानी के साथ। आप उसको या तो चबा लें, लहसुन के जी लहसुन का जो हमारे पास क्लोव आता है, या उसको ब्लेंड कर लें पानी में, उसको ले लें एक गिलास, या आपके बीपी में आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली ये है कि जो शुगर बार बार हाई हो रही है, ये इंडिकेशन है कि आप शुगरी फूड आइटम ज़्यादा ले रहे हो शायद डाइट में, यानी कि कार्ब्स जो हैं वो भी शुगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाइट ब्रेड होगी, वाइट राइस हो गया, इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा लिमिट करें। और जहाँ तक शुगर की बात आती है, तो शुगर जो है वो आप रिफाइंड शुगर ना लें, आप गुड़ ले लें या आप स्टीविया ले लें, लेकिन टीस्पून से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल ना करें पूरे दिन में। सही बनाया। नसीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। नसीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, सवाल पूछिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। साहब, मेरी उम्र 62 साल है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी हड्डियों में बहुत तकलीफ होती है और मैं क्या कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करूँ जो मुझे ज़रा वो ताकत दे सके। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं पानी बॉयल करके पीता हूँ, लेकिन मुझे पानी बॉईल करने का सही तरीका बता दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा ये है कि बोन्स के लिए तो ये है कि फूल मखाना जो है, फॉक्स नट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुट्ठी भर आपने लेने हैं दूध के साथ, तो आपका कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, तो खुद ब खुद आपका जो बोन्स का इशू आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब आप ये करें कि आपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, जिसमें आलमंड्स और ये सारी चीज़ें आएंगी। सीड्स जो हमारे पास हैं उनको आप साथ में मिक्स कर लें, जो कि पम्पकिन, फ्लैक्स सीड, सेसमी, हाँ, वो किसी भी सारे ड्राई फ्रूट शॉप से आपको मिल जाते हैं, आप उनको बोलें इजीली मिल जाते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, साथ में ये फूल मखाने ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, अपने पास रखें, और 1 गिलास दूध में इसको रोज़ 1 चम्मच डाल के जो है वो आप पिएं, तो आपका कैल्शियम इंक्रीज। और दूसरा बिन का जल्दी से बताइए, क्योंकि नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ। पानी बॉईल करने का सही तरीका? पानी बॉईल करने का, पानी तो वैसे ही बॉईल करते हैं चूल्हा जलाकर, लेकिन आई बिलीव इनका क्वेश्चन ये होगा कि पानी में कोई ऐसी चीज़, उसके लिए मैं बता देती हूँ। हाँ, देखिए डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं, जैसे अगर हम ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं या फेनल सीड्स, सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, पानी में उबालते हैं, तो वो हमारे ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं, 1 गिलास पानी में पिंच ऑफ सिनेमन बॉईल करते हैं, तो वो हमारे शुगर लेवल्स को जो है वो बैलेंस करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम लेमन का इस्तेमाल करते हैं नीम गर्म पानी में, तो वो हमारा एड करेगा वेट लॉस में, यानी कि हमारी फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, शोएब रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सवाल पूछिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मैंने ये पता करना था कि मैं दिन में सुबह भी एक पराठा खाता हूँ, दोपहर को भी एक पराठा खाता हूँ, सॉरी रोटी खाता हूँ, और शाम को भी एक ही रोटी खाता हूँ। ओके, ठीक है, तो मेरा पेट फिर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और दूसरा ये कि जी दूसरा चलें जी, पराठा मैं तो हैरान हो गया था कि सुबह भी पराठा खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, लेकिन एकदम रोटी पे आ गए।
देखिए बात ये है कि जो आप रोटी खा रहे हैं, ये पहली बात तो यह है कि आपको एनर्जी नहीं दे रहा, कार्ब का सोर्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, तो वो जो शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इनको ये इशू आ रहा है। हाँ जी, तो आपको रोटी थोड़ी कम करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें, हेल्दी फैट्स को ऐड करें। एक से कम क्या ही करेंगे, वो अब क्या करें? नहीं, वो 3 रोटियां ले रहे हैं ना, सुबह शाम, एक सुबह एक दोपहर एक शाम ना। हाँ, तो उसमें वो 1.5 रोटी कर दें और साथ में फ्रूट्स भी ऐड करें, स्मूदीज ऐड करें, सूप, दाल, यखनी, ये चीजें भी ऐड करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इट्स बेटर टू ऐड द वैरायटी। लेकिन उन्होंने नीचे उतरना है। हाँ, रोटी से थोड़ा नीचे उतरना है। मनाइल, ये भी है कि किसी पर्सनली किसी को जाके न्यूट्रिशन को मिले, अपनी बॉडी की नीड्स को उनसे एनालाइज करवाएं, उसके मुताबिक अगर ये डाइट करें तो ज्यादा बेहतर है। चले, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई कॉलर है हमारे साथ? नहीं, अभी हमारे साथ कोई कॉलर नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे पास बल्कि लास्ट मिनट है। मनाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट मिनट में खुद भी कुछ बताना चाहता हूँ, तो मनाइल से जो है, मनाइल आपने कभी विटामिन एन यूज किया है? विटामिन एन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिंदगी में ना आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कुछ विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन एन कहते हैं नो को। आपने हर उस चीज को नो करना है जो चीज आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मुज़र सेहत है। इसके अलावा आपको अपनी सेल्फ प्रायोरिटीज उनको डिफाइन करना है, नो करना आना चाहिए। मुझे लगता है मुझे विटामिन एन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। और जो तीसरा उसूल है, स्टॉप कंप्लेनिंग, वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप ये 3 उसूल अपनी लाइफ में ऐड करें तो मेरे ख्याल ये आपको मैंने 3 विटामिन्स और बता दिए। I'm gonna get vitamin N के supplements सबसे पहले। मनाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन व हज़रात, मुझे और निम्रा को और पूरी प्रोडक्शन टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।